हेलो फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है हमारा वो है वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखिए, पहले समझते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट या डू यू नो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हुआ था उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों एक साथ हुआ था, मतलब सिमुल्टेनियस हुआ था। कब तक? तो 1967 तक। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1968 और 69 में जब हमारा स्टेट असेंबली डिज़ोल्व हुआ, तो उसके बाद जो 1970 का जो इलेक्शन था उसका सिमुल्टेनियस इलेक्शन नहीं हो पाया। जो वो पूरा प्रोसेस था सिमुल्टेनियस इलेक्शन का, वो ब्रेक हो गया। तो इसलिए बार बार वो डिमांड उठती है कि हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का डिमांड उठता है, क्योंकि रह चुका है ऐसा। लेकिन जो भी डिस्ट्रप्शन आया उसके कारण ये सिस्टम चेंज हो गया। अब समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब कि हम जो हमारा इलेक्शन है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे, दोनों एक साथ होगा। वन नेशन वन इलेक्शन सारे टायर्स, मतलब कि जो हमारा पहले ऊपर सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ हर जगह एक साथ कोऑर्डिनेटेड करके हर आदमी अपना वोट देगा। मतलब एक आदमी 3 वोट देगा। लेकिन जो थर्ड टायर इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट के अंदर आता है, तो इसलिए वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर आएगा, मतलब पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी। इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर हम तीनों लेवल पे सिंक्रोनाइजेशन का बात करें कि तीनों लेवल पे एक साथ इलेक्शन हो, तो आप ही सोचिए कि कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये पूरा जो इंडियन इलेक्शन साइकिल अभी चल रहा है हम लोग का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कई जगह हो सकता है पहले इलेक्शन करना पड़े, कुछ स्टेट्स में कुछ हो सकता है जहाँ पे ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है सरकार, वहाँ पे उनको वेट करना पड़े। तो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर से इलेक्शन जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो एक वोटर जो है इस सिचुएशन में, मतलब जो हम वन नेशन वन इलेक्शन का बात करते हैं, तो 3 वोट देगा एक ही दिन में एट द सेम टाइम। और आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा हुआ तो आप जो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और रीजनल लेवल पे, तीनों पे कहीं ना कहीं वो जो सेंटर डोमिनेटिंग या एक पार्टी का डोमिनेंस हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी जब नेशनल इलेक्शन में पार्ट लेता है, वो नेशनल इश्यूज़ पे बात करके, चीज़ों को देख के। जब रीजनल इलेक्शन पे वोट देता है तो रीजनल इश्यूज़ पे, तो वो डिसरप्ट होगा। अब बात है कि नीड क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों गवर्नमेंट बार बार हाईलाइट कर रही है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करें? क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमेशा देखते हैं कि हर 6 महीने बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा है, तो गवर्नमेंट एक अलग मोड में आ जाती है, वो इलेक्शन वाले मोड में आ जाती है। उसी समय हम देखते हैं मोस्टली कि ऑयल के प्राइस नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद तो बढ़ ही जाता है इलेक्शन के बाद। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसमें क्या होता है कि इसका ज़रूरत पहला है कि ये जो पूरा साइकिल चलता रहता है इलेक्शन का, उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए बनी है उस पर फोकस कर सके। तो ये हमेशा पेरिनियली जो इलेक्शन चलता रहता है उसको रोकने के लिए। दूसरा है कि पॉलिसी एंड गवर्नेंस डेफिसिट। मतलब कि क्या होता है कि आजकल जैसा हम लोग देखते हैं, आप खुद देखते होंगे कि पता चला नेशनल लेवल का जो लीडर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो किसी म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ तक कि पंचायती राज इलेक्शन के लिए भी पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो ये जो पूरा मूवमेंट है कि जो जहाँ पे फोकस होना चाहिए नेशनल इश्यूज़ पे, वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर आके स्टेट में प्रचार कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने पार्टीज़ के। तो उससे क्या होता है कि पॉलिसी एंड गवर्नेंस डेफिसिट हो जाता है। आपको क्या लगता है, ये सही है? आप अपने कमेंट्स, अपने जो भी सुझाव हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस बारे में। और क्या होता है कि जो पॉलिटिशियन है वो प्री ऑक्यूपाइड होता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। जैसे अभी गुजरात में इलेक्शन होना है, तो जो पार्टीज़, जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, वो वहाँ पे लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में है इलेक्शन। तो इस तरह से जो गवर्नेंस पे फोकस होना चाहिए उसके बजाय एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, ठीक है, किसी स्टेट में, तो गवर्नमेंट के हाथ पैर बन जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकती। वैसा कोई जो पॉलिटिकल लगता है कि पॉलिटिकली माइलेज मिल सकता है गवर्नमेंट को, वैसे स्टेप्स नहीं ले सकती। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अपने अलग रिस्ट्रिक्शन हैं, जिसके कारण फिर गवर्नमेंट बन जाती है।
फिर नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर एंड इलेक्शन। देखिए एक के बाद एक इलेक्शन हो रहा है और पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है। ये आपको भी पता है कि लीगली कि जितना अलाउड है उससे कहीं ज़्यादा पार्टीज़ मोस्टली स्पेंड करती हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट के लेवल पे भी और जो नेशनल लेवल है या स्टेट लेवल है उस पे भी। तो ये जो एक्सपेंडिचर है इलेक्शन पे ये रुकेगा, क्योंकि एक ही बार इलेक्शन होगा तो एक ही बार जितना खर्चा है कर लो भाई, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैसिव एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। फिर नेक्स्ट है इनविजिबल एंड इनकैलकुलेबल सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट। देखिए जब भी इलेक्शन होता है तो एक पूरी मशीनरी चलती है इलेक्शन के साथ। उसमें आपका बूथ मैनेजमेंट से लेके आपका जो वोटिंग प्रोसेस पूरा मशीनरी लग जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो ऑफ कोर्स भाई आप स्कूल के टीचर को उठा के ला रहे हो, तो जो बच्चा है जिसको पढ़ना है वो क्या करेगा। तो इस तरह से जो साइड इफ़ेक्ट है आप कह सकते हो इलेक्शन के ये है कि टीचर्स जो हैं वो गुम हो जाते हैं, वो बच्चों से दूर चले जाते हैं। उसी तरह जो रेवेन्यू मशीनरी है, क्योंकि इलेक्शन जब हो रहा है तो आपको ऑफिस मेंटेन करना है, इलेक्शन का बूथ मेंटेन करना है, तो उसके फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो पूरे ऐसा नहीं है कि बस वोट दे देना है, वैसा तो नहीं है, उसका पूरा एक मशीनरी है, सही तरीके से होना चाहिए। तो इसके कारण प्रॉब्लम्स होती हैं और डिमांड आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। उसके बाद है इंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स। जब इतना ज़्यादा मतलब कि हर जगह इलेक्शन हो रहा है तो जो फोर्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस उसको भी मूव करते रहना पड़ता है अलग जगह पे, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है या स्टेट पुलिस फोर्स है, तो वो जो उनका जो एक्चुअल जॉब है उससे हट के ये नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स की तरफ उनको जाना पड़ता है। और बाकी जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, लाउड स्पीकर लेके जो पार्टीज़ के लोग हैं वो घूमते हैं, जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है उसके कारण। उसके बाद कई बार क्या होता है कि इलेक्शन होने वाला है और उसके कारण ही कम्युनल टेंशन क्रिएट किया जाता है। ये आपको पता है कि हमारे देश में बहुत कॉमन है। तो कास्ट, रिलीजन और कम्युनल इश्यूज़ जो है वो फ्रिक्वेंट हो जाता है ड्यूरिंग इलेक्शन, और साथ में जो एक कंपटीशन का भाव बढ़ जाता है लोगों के बीच में। फिर अनप्रोडक्टिव फ्रीबीज, मतलब कि कई बार क्या होता है इलेक्शन से पहले चुपचाप जो कार्यकर्ता हैं वो जाके लोगों के बीच में कुछ फ्रीबीज बांटते हैं, चाहे वो आटा दाल ही हो गया या कुछ और वैसी ज़रूरत की चीज़ें, तो ये फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पूरे एक तो आप कॉस्ट समझिए, ठीक है, उसके बाद डिसरप्शन समझिए कि कितना चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। तीसरा कि गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना, वो उल्टे इलेक्शन में बिजी है, कभी गुजरात, कभी यूपी, कभी जम्मू। तो मतलब इस तरह से चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, एक फोकस स्ट्रक्चर नहीं रहता। लेकिन फिर बात होती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का अगेंस्ट का क्या व्यू है, हम इसके अगेंस्ट में क्या सोच सकते हैं। तो पहला है कि क्या ये फिजिबल है, मतलब इस लेवल पे देखिए जब छोटा इलेक्शन होता है उस पर इतना जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो पूरा नेशनल लेवल पे आप नेशनल, स्टेट और पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी सब जगह इलेक्शन एक साथ करेंगे, तो उसमें आपको मैन पावर कितना चाहिए होगा, कितना कॉस्ट चाहिए होगा, कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो उसकी फिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी ना, ठीक है। दूसरा है कि जो एक सिमेट्री क्रिएट होगा, मतलब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो नेशनल लेवल पे आप जिसके लिए इलेक्ट करोगे, अपना वोट डालोगे, उसी के लिए आप स्टेट लेवल पे भी डालोगे। बहुत कम ही ऐसा होगा कि आप उस समय सोच पाओगे अच्छा मैं नेशनल लेवल पे इस पार्टी को देती हूँ और स्टेट लेवल पे इस पार्टी को देती हूँ, स्पेशली जिनको उतना अवेयरनेस नहीं है उनके लिए। तो उसमें क्या होगा कि जो एक मेजर पार्टी है उसका डोमिनेंस हो जाएगा, उसका कंट्रोल हो जाएगा, और तीनों स्ट्रक्चर पे, चाहे आप स्टेट लेवल देखो, सेंट्रल लेवल देखो या पंचायती राज लेवल देखो, तो ये गड़बड़ है। दूसरा है कि जो वेस्टमिंस्टर का जो मॉडल है डेमोक्रेसी ऑफ फेडरलिज्म, जिसे हमने अडॉप्ट किया, मेजरली अडॉप्ट किया आफ्टर ब्रिटिशर्स, तो उसके अनुसार कुछ स्टेट्स में तो पहले इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कहीं पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया मान लीजिए किसी स्टेट में, ठीक है, और वहाँ पे अभी इलेक्शन होना नहीं है क्योंकि एक साथ ही सब जगह इलेक्शन होगा, तो वो जो गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिकली अब उसकी ख़त्म हो गया है उसका राइट टू गवर्नेंस, वो कंटिन्यू करेगी, तो ये तो अगेंस्ट डेमोक्रेसी है ना।
और फिर जैसा मैंने कहा वोटर्स बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो नेशनल इश्यूज़ हो या स्टेट इश्यूज़ हो। तो रीजनल पार्टीज डिसएडवांटेज में रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली अगर सोचें तो जो नेशनल पार्टी है उसका ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा जो वोटर्स हैं उनके दिमाग पे। और क्या होता है कि देखिए, जब गवर्नमेंट हर 6 महीने पे एक तरह से अकाउंटेबल हो रही है लोगों के, तो थोड़ा सा उनमें डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी रहती है। अब एक बार 5 साल के लिए वो फ्री हो गई, भाई अब तो कोई इलेक्शन नहीं होने वाला, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो हम राज करेंगे 5 साल। तो वो जो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि ऑथोरिटेरियन हो जाए गवर्नमेंट, जो लोगों के का दर्द है, जो लोगों का रिक्वायरमेंट है उसको ना सुने, क्योंकि 5 साल तक तो उसे अब कोई हटा नहीं सकता उस गवर्नमेंट को। तो जो अकाउंटेबिलिटी है लोगों की तरफ वो कम हो जाएगी। अब बात है कि आगे कैसे बढ़े। पहला है तो कि 2 फेज़ हम इलेक्शन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि सिंगल फेज़ हम 2 फेज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा है कि अवॉइडिंग प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, मतलब कि जहाँ पे इन केस ऑफ लोकसभा एनी नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी नेसेसरली इंक्लूड अ फर्दर कॉन्फिडेंस मोशन इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है कि इफ़ ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाए और अवॉइड नहीं किया जा सके, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि जो लोकसभा का रिमाइंडर जो बाकी समय है, there could be a provision for the presidency to carry out the administration of the country on the aid and advice of its council of minister। तो इस तरह से कुछ कुछ सजेशंस दिए हुए हैं रोड अहेड में। तीसरा है स्केड्यूल बाय इलेक्शन। और लास्टली जो लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है कि जिस भी मतलब कि गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का 6 महीने का टर्म है वहाँ पे इलेक्शन करा लिया जाए, और लेकिन जो रिज़ल्ट है वो एंड ऑफ द असेंबली टेन्योर ही डिक्लेयर किया जाए। तो इस तरह से हमने समझा 1 नेशन और 1 वोट, मतलब 1 नेशन 1 वोट 1 इलेक्शन नहीं, बल्कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।